हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन नीरज। बेटा ये आपके क्वेश्चंस हैं बायोमॉलिक्यूल के नेक्स्ट चैप्टर के, और इससे पहले चैप्टर का मैंने करा दिया है आपको। 2-3 लेक्चर ले लिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही। वो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये नेक्स्ट चैप्टर के हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। कौन से हैं? एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स इज प्रेजेंस ऑफ। जो एनिमल सेल होती हैं वो प्लांट सेल से कैसे डिफर करती हैं? तो वो डिफर करती हैं सेंट्रियोल के बेसिस पे। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमल सेल में पाया जाता है, मान के चलो यूनिक कैरेक्टर है। और सेल वॉल हमारी प्लांट सेल की यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, तो वो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की यूनिक कैरेक्टर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं एज अ इस टाइप से। और अगर आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर भी पढ़ना है, इवन आपको क्लास लेनी है तो क्लास भी आप ले सकते हो। मैंने 3 क्लासेस में आपका एनसीईआरटी बेस्ड, फुल एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर भी कराया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। ओके, सो हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू एसईआर। एसईआर की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एसईआर की फुल फॉर्म होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल। मैंने सब कुछ बता दिया है आपको जब लेक्चर पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाए हैं, 3 लेक्चर लिए हैं, 3 या 4 लेक्चर हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो उसमें सारी बेसिक यूनिट है और बेसिक चैप्टर है। आपको वो चैप्टर आना ही आना चाहिए, चाहे आप आगे पढ़ते हो, 12th क्लास का चैप्टर पढ़ते हो कोई भी, या फिर 11th क्लास का भी पढ़ते हो, तो आपको सेल के बारे में पता होना ही होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें उनको। तो और पूछ रहा है आपसे और गलत क्या है, तो और आपका 3rd है। इसमें फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व नहीं होता है सेल में एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, तो ऑड वन आपका ये हो जाएगा। बाकी आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसमें मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस होता है और इसमें हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन भी होते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका PYQ है बेटा, PYQ। उसने पूछा था ये कि एसईआर क्या करता है, तो एसईआर क्या करता है उसने बताया था स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं या फिर लिपिड सिंथेसिस होता है, या फिर और भी 2 ऑप्शन थे अदर ऑप्शन। तो उसमें स्टेरॉयडल हार्मोन भी था और लिपिड सिंथेसिस भी था। तो बोथ अगर ऑप्शन होते उसमें थे तो बोथ सही होता उसमें। ठीक है, तो ये PYQ है, याद रखना, आप ऐसे मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईस्ट सेल डिवाइड्स वंस इन। तो ईस्ट में जो सेल डिवीजन होता है वो कितने मिनट में होता है, वो ऐसा कह रहा है ऑप्शन के अनुसार। तो जो हमारा ईस्ट में डिवीजन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। 20 मिनट वाला जो होता है वो इकोलाई में होता है बेटा। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है हमें जब हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इंजेक्ट करते हैं किसी में, तो उसे प्लाज्मिड के तौर पर काम कर रहा होता है। फिर आता है हमारा 24 आवर में हमारा ये ह्यूमन सेल है बेटा। ह्यूमन सेल हमारी डिवाइड करती है। ठीक है, बाकी बच्चा हमारा सी ऑप्शन 90 मिनट। तो हमारी ईच जो ईस्ट सेल होती है वो डिवाइड करती है वंस इन 90 मिनट। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ साथ में, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के, तो वो ऐसे पूछ ले कि आपका ह्यूमन सेल कितने आवर में, कितने मिनट में, कितने क्या बोले आपसे, तो डिवाइड करता है, वो आपसे पूछ ले तो आप बता सको, आप कोई आंसर कर सको आराम से। ठीक है, तो आपको पता 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो आराम से आप बता सकते हो कि ऐसे भी बोल सकते हैं वो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। कह रहे हैं आपसे कि उस प्रोसेस को डिफाइन करिए जिसमें सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना देता है। 2 क्या आपकी डॉटर को बेटियां सेल्स बना देता है, ऐसा बोल सकते हो आप हिंदी में। ठीक है, तो अगर देखो हिंदी में इसलिए नहीं बताया है मैंने इसमें, अगर आप चाहते हो कि हिंदी में भी बताऊं मैं, तो हिंदी में भी लेक्चर इसमें हिंदी में भी मैं ऐड करूंगी। एक क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ करेगा उसका ट्रांसलेट हुआ करेगा, मतलब हिंदी में, तो हिंदी में मैं कोशिश करूंगी। आज का लेक्चर है वो आप इंग्लिश में पढ़ लो। तो इसमें कह रहा है कि प्रोसेस का नाम बताना है, तो प्रोसेस का नाम होता है सेल डिवीजन, जिससे क्या होता है सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में बदल जाता है, और उसी प्रोसेस को हम सेल साइकिल भी बोलते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम इज। कौन सा है प्रोटीनेसियस एंजाइम? नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम। तो ये सारे जो एंजाइम हैं, देखो ये लाइसोसोम हो गया, लाइगेज हो गया, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस हो गया, ये सारे ही आपके प्रोटीनेसियस एंजाइम हैं। एक जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है आपका? ये नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये राइबोसोमल एंजाइम होता है, इसलिए इसमें 23S टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो इसलिए ये आपका नॉन प्रोटीनेसियस एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखो ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसमें जब उसको ब्रेक करते हैं हम, तो ये किस किस में टूटता है? ये टूटता है आपका
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें टूटता है ये, ठीक है। टूटने के बाद में और टूटता है तो ये इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। इट डू नॉट कंटेन एनी फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम, तो इसके पास में कोई भी एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं होता है। और इसको याद रखना है आपको कि एक आपको पता होगा कि ये डाइसेकेराइड ग्लूकोज होता है, डाइसेकेराइड होता है। सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड। माल्टोज ऑल्सो एक डाइसेकेराइड है, लेकिन ये ब्रेक होता है किस किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में 2 ग्लूकोज आपको यूनिट मिल जाती हैं इसकी। तो जो फर्स्ट यूनिट होती है ग्लूकोज की वो रेड्यूस करती है, रेजिड्यू करती है। पहली जो ग्लूकोज की यूनिट होती है वो ऑक्सीडेशन को अंडरगोज में नहीं जाती, लेकिन सेकंड वाली जो ग्लूकोज की यूनिट होती है वो रेजिड्यू करती है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बिकॉज इट हैज़ अ रिएक्टिव फ्री एनारोमिक कार्बन एटम होते हैं। दूसरी वाले के पास में आपके पास में रिएक्टिव एनोमेरिक कार्बन एटम होते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, ठीक है। फिर आपका लैक्टोज आता है, तो लैक्टोज का सभी को पता होगा। लैक्टोज हमारी किस किस में, लैक्टोज और आपका राइबोज 5 फॉस्फेट, ये क्या करता है, ये ऑल्सो एक रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री, कौन से फ्री प्रेजेंट होते हैं, कीटोन प्रेजेंट होता है इसमें, कीटोन एक ग्रुप होता है, और आपका एक और होता है जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। इसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो ये तीनों माल्टोज, लैक्टोज और राइबोज 5 फॉस्फेट ये आपके रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा सुक्रोज है। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन डाल देगा, उसमें से आपको याद रखनी है क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे 7 का XYZ आप बताएंगे कि जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है एनिमल वर्ल्ड में वो कौन सी होती है। और मोस्ट अबंडेंट, एक और क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, मान के चलो ये 7 का A बना लो क्वेश्चन XYZ, और बताना क्या है आपको कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, दोनों का आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 कह रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्गली मैच्ड है। तो सभी को पता है कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो लाइपेज से होते हैं, लाइपेज की वजह से जो डस्ट ऑयली जो भी जितना भी हो जाता है, ऑयल वगैरह लग जाता है हमारे कपड़ों पे, तो लाइपेज की हेल्प से डिटर्जेंट में मिलाया जाता है, जिससे कि वो सारी गंदगी निकल जाती है, ऑयल। फिर फ्रूट जूस आपको पता होगा पेक्टिनेज इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि जो फाइबर होते हैं हमारे, जब हम खरीद के लाते हैं कोई भी जूस बाहर से, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कोई भी फाइबर नहीं मिलते हैं। अगर हम घर पे बनाते हैं, होममेड जूस बनता है, तो उसमें फाइबर मिलेंगे आपको, उसमें नहीं मिलते हैं, तो वो डिजोल्व हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टिनेज की वजह से। टेक्सटाइल होता है हमारा, टेक्सटाइल भी हमारा एमाइलेज की हेल्प से किया जाता है, तो इसलिए ये सारे क्या है आपके सही हैं। रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग आपका बी ऑप्शन है। एल्कोहल जो हमारा होता है बेटा वो कैसे बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च लेंगे, स्टार्च में क्या करेंगे, स्टार्च में हम डालेंगे एंजाइम हाइड्रोलेज, ठीक है। स्टार्च में हम क्या डालेंगे, एंजाइम हाइड्रोलेज। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बना के दे रही हूँ, जैसे ये आपका स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च में हमें सबसे पहले क्या लेना है, स्टार्च में हमें लेना है एंजाइम हाइड्रोलेज की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे एंजाइम हाइड्रोलेज मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ क्योंकि हम स्पेस नहीं हमारे पास इसलिए। और 50 to 60 डिग्री सेल्सियस इस पर क्या होता है, चल रहा होता है टेम्परेचर। फिर ये किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो जाता है आपका ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ब्रेक होने के बाद में फिर फर्दर हम क्या करते हैं, ईस्ट डालते हैं यहाँ पे, ईस्ट और ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ईस्ट के साथ में ईस्ट और ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। वो होता है हमारा 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में फिर हमें क्या मिलता है, पायरूवेट मिलता है। पायरूवेट आपने सुना होगा। पायरूवेट मिलने के बाद में फिर से दोबारा फर्दर से हम क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, और ईस्ट में हम क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेज, पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज के रूप में वो उससे हेल्प करते हैं, उससे हेल्प लेते हैं, और वो भी 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसके बाद पायरूवेट से हमें क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड मिलता है। एल्डिहाइड मिलने के बाद में फिर हम एल्डिहाइड को फर्दर ब्रेक करते हैं दोबारा से, वो भी ईस्ट के साथ में, और वही टेम्परेचर है सेम 30 to 35, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 50 से 60 रहेगा, यहाँ पे 50 to 60 डिग्री सेल्सियस हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर को। यहाँ पे तीनों प्रोसेस में अपने 30 से 35 कर रहे हैं, ठीक है। और जिसमें एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज होता है, और उसी की वजह से, उसी की हेल्प से हमें क्या मिल जाता है, इथेनॉल, इथेनॉल मिल जाता है हमें, ठीक है। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है आपका C2H5OH। तो ये क्या आपका एक दारू का फॉर्मूला है, दारू इससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये रॉन्ग पूछा था हमसे, तो हमारा पता चल गया हमें, ठीक है।
एल्कोहल में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है आपका, कह रहे हैं इन द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल में होता क्या है वो आपसे कह रहे हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको बता दूं, डीएनए की फुल फॉर्म होती है आपकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आर जॉइंड इन अ चेन बाय फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज होते हैं इनके बीच में, और बॉन्ड बने हुए होते हैं। तो जो बॉन्ड बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है, देयर आर 2 स्ट्रैंड होते हैं हमारे पास में, और जो रन करते हैं एंटी पैरेलल। जैसे हम मान के चलो ये 2 स्ट्रैंड है हमारे पास में, और जो रन कर रहे हैं एंटी पैरेलल एक दूसरे के। 1 in 5 to 3 डायरेक्शन होता है। तो पहला क्या होता है, 1 स्ट्रैंड हैज़ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होते हैं उनके पास में, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होते हैं जो हमारा 3 to 5 क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है डायरेक्शन में। वाइल अदर स्ट्रैंड जो होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो 5 to 3 डायरेक्शन में रन कर रहा होता है। तो मान के चलो ये वाला 5 to 3 है, और ये वाला उल्टा कर लो, यहाँ से 5 to 3 है, ऐसे रन कर रहे होते हैं ये, ठीक है, अपोजिट रन कर रहे होते हैं, मतलब एंटी पैरेलल रन कर रहे होते हैं। पहला वाला आएगा वो 5 से 3 आएगा, तो दूसरा वाला भी यहाँ से 5 से 3 या फिर 3 से 5 आएगा, ऐसे जाता है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल ये रन कर रहे होते हैं। और ये सबसे पहले अकॉर्डिंग टू किसने दिया था ये मॉडल किसने दिया था, तो वॉटसन और एन क्रिक ने दिया था डीएनए का मॉलिक्यूल का मॉडल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें 2 आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, और जो हमारी पहली चेन होती है विद द शुगर फॉस्फेट चेन मिला हुआ होता है ऑन द आउटर साइड जो चेन होता है हमारी, वो उसमें क्या मिलता है, हमें फॉस्फेट चेन मिलती है। और अंदर वाला जो होता है, अंदर होता है वो A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G। ये अगर मैं 2 बिंदियाँ रख रही हूँ इनके बीच में, 1 और 2, और T बना रही हूँ, तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और G के बीच में मैं 3 बिंदियाँ रख रही हूँ GC, तो ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड हैं। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। तो अंदर वाली चीज़ें होती हैं चेन में, तो वो क्या कहलाता है आपके, वो बने होते हैं आपके प्यूरिन्स और पिरिमिडीन से, और बाहर वाला जो होता है वो हमारे फॉस्फेट चेन से बना हुआ होता है, ठीक है, याद रखना है। प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या होते हैं मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा दे रही हूँ कि हमारे जो प्यूरिन होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, या कि मतलब बोल सकते हो नाइट्रोजनस क्षार बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये क्या होते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पिरिमिडीन होते हैं, पिरिमिडीन जो होता है हमारा वो होता है हमारा C साइटोसिन, T और U हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है डीएनए के जगह पे। डीएनए में T होता है, और हमारे आरएनए में U होता है, यूरेसिल, ठीक है। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्यूरिन क्या होते हैं और पिरिमिडीन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, मॉडर्न डिटर्जेंट होते हैं कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, तो एल्काइलिफाइल से मिलता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो वो है प्रोलीन हमारा सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है आपको आपके सेल मेम्ब्रेन में, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है आपको चैप्टर में, जो क्वेश्चन मैंने क्लास ली है आपकी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, तो उसमें भी ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। और हमारी एक जो ह्यूमन सेल होती है जिसे हम एरिथ्रोसाइट सेल बोलते हैं, तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, आरबीसी जो होती हैं उनमें कितने % प्रोटीन होता है, कितने % लिपिड होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसमें आपके 50 अप्रॉक्सीमेटली 52% आपका क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, P बना दे रही हूँ प्रोटीन, और बाकी रेस्ट ऑफ द आपका 40% होता है जो वो आपका लिपिड मिलता है, उसमें लिपिड मिलता है, ठीक है। बाकी बचे आपके कुछ % और, तो उसमें वाटर मिलता है, कुछ आइंस मिलती हैं, तो 8% आपकी बचती हैं। तो 8% आपकी क्या मिलती हैं, आपको वाटर और आइंस मिल जाती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, कह रहे हैं द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर कैसी होती हैं। तो आपको अभी आपको मैंने बताया है कि जो हमारे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं डीएनए में, वो एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स, तो एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कम्प्लेक्स ऑफ किसकी होती हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी हम जानते हैं, जिनको हम IG भी बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। तो IgA कहाँ मिलता है हमारा, जब ना हम कोलेस्ट्रॉम जो फर्स्ट बेबी को फीडिंग कराती है मदर, तो उसमें IgA
एंटीबॉडी मिलती है, जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके डिफेंस के लिए। और IgE कब मिलती है, जब आपको याद रखना है IgE एलर्जी के लिए IgE होती है, IgG आपकी इसके लिए होती है, प्रेगनेंसी के लिए होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आपकी क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और ये मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोल लिख रही हूँ मैं, लिम्फोसाइट्स बेटा, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट्स इन रेस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ फॉरेन जो सब्सटेंस आते हैं हमारे अंदर चले जाते हैं वो, और एंटीजन, जो फॉरेन सब्सटेंस को हम एंटीजन भी बोलते हैं, इनटू द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर। तो एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स की होती हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। लिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, आधा ये मिसलर होती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की। तो आपका नाम ही बता रहा है कि लिपिड और प्रोटीन इसमें मिले हुए हैं। स्टेरॉइड्स तो आपको पता ही होगा, ये आपकी किस में पाए जाते हैं, ये आपके ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसको हम साइक्लोपेंटिनो पर हाइड्रोफिनेल-3 भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको पता है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलता है, ड्राइव्ड फ्रॉम द एसेंशियल फैटी एसिड से ड्राइव होता है, एंड कॉजिंग अ रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन एनिमल्स में हेल्प करता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टेरॉइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, तो आपको वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन। कोलेजन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, आपको याद रखना है। कोलेजन हमारी बॉडी में टाइटिन, स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है, और झुर्रियाँ वगैरह ईजिंग नहीं होती है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कह रहे हैं आपसे, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर। तो लिपिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाले, फोबिया, किसी भी चीज़ से फोबिया होता है, फोबिया मतलब डरना, तो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो इसलिए ये हमारे इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेरॉइड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, के लिए कौन सा स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। आपको पता है जो भी चीज़ें हमारी सेल मेम्ब्रेन में हो रही हैं, बनाना, बिगाड़ना, सही करना, तो ये क्या है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से ही हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि जो हमारा हाइड्रोलिटिक क्या है, एंजाइम है, विच एक्ट एट लो pH आर कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ सेलुलोज होता है, जो हमारा प्लांट में मिलता है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती हैं वो मेम्ब्रेन होती हैं, वो बनी हुई होती हैं, जैसे सेल आपका सेलुलोज हो गया, पेक्टिनेज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, ये आपने पढ़ा होगा, तो इससे बनती हैं। तो ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, कह रहे हैं आपसे कि इन प्लांट्स में क्या होता है, इंसुलिन एंड पेक्टिन क्या काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लांट में पूछ रहा है ना कि वो एनिमल में इंसुलिन का काम अलग होगा और पेक्टिन का भी काम अलग होगा, लेकिन यहाँ पे प्लांट में स्पेसिफिकली उसने प्लांट दे रखा है, तो वो रिजर्व मेटेरियल का काम कर रहे होते हैं इंसुलिन और पेक्टिन इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनिन इज, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम। एडेनिन क्या है, एडेनिन हमारे एक प्यूरिन है, मैं आपको बताया प्यूरिन क्या होते हैं, हमारे प्यूरिन के एग्जांपल बताए थे मैंने आपको कि वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है। आपके आसपास में अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आपको याद करना है कि प्यूरिन क्या होता है। प्यूरिन हमारे कोई भी आपका दोस्त हो ए से और जी से, तो आप याद रखना कि ये और ये दोनों साथ में रहेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 3 है वो तो आपको याद ही हो जाएगा, पिरिमिडीन ही है, ठीक है। तो और पिरिमिडीन कौन से होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं आपके C, T और U, नाम भी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 कह रहे हैं आपसे कि अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं अमाइनो एसिड, तो वो कहाँ से होते हैं बताइए जरा मुझे। तो वो होते हैं हमारे अल्फा कीटो एसिड से में प्रोड्यूस होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल, में से कौन सी चीज़ है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेल्स में। तो आरएनए हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल में, ठीक है। कैसे बताती हूँ, तो आरएनए इज मोर कॉमन एंड अबंडेंट देन डीएनए। आपको पता है सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, आरएनए की डिस्कवरी हुई थी। आपने आरएनए वर्ल्ड पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, तो सबसे पहले आरएनए की डिस्कवरी हुई थी, उसी समय डीएनए का प्राप्ति हुई, डीएनए मिला हमें, ठीक है। तो ये आपको 6 टाइप का मिलता है, जिसमें आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मिलेगा आपको, जिसे आरआरएनए भी बोलते हैं, और मोस्ट अबंडेंट होता है ये आरआरएनए आपका मोस्ट अबंडेंट
माना गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेगा आपका ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम आरएनए है बेटा, ये आर लिखी हुई है। ट्रांसफर आरएनए को हम टीआरएनए बोलते हैं, टीआरएनए। ठीक है, जिसका परसेंटेज आपको मिल जाएगा टीआरएनए का 15% मिलेगा आपको ऑफ टोटल आरएनए में। फिर आपका मैसेंजर आरएनए आता है, तो एमआरएनए के नाम से भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका परसेंटेज होता है आपका 2 to 5%। फिर स्मॉल साइज न्यूक्लियर आपको मिलेगा, जिसे आरएनए बोलते हैं स्मॉल। आपका साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी मिलता है एंड जेनेटिक आरएनए भी मिलता है इन वायरसेस कॉल्ड राइबो वायरसेस। तो ये आपके आरएनए होते हैं। जो मोस्ट अबंडेंट आपका आरएनए है वो आरआरएनए होता है, तो आपको याद रखना है। इसीलिए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इज अ सिंगल चेन होती है, जिसे हम पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, विच फंक्शन एज कैरियर ऑफ कोडेड। आपको पता है हम कैरियर करते हैं कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म ले जाने का काम होता है, एंड टेक्स पार्ट इन द प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। और ये किस में हेल्प करता है हमारा किस में, प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस में भी ये हेल्प कर रहा होता है। और बाकी जो कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से ले जाने का भी काम करता है, कहाँ को, साइटोप्लाज्म में। तो ऐसे इसलिए हमारा जो आरएनए है वो मोर क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 कह रहे हैं आपसे कि द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। तो बेसिक यूनिट क्या आती है न्यूक्लिक एसिड की, जरा बताएंगे मुझे आप। होती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होता है। इसमें क्या मिलेगा आपको पेंटोज मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा, और आपको क्या मिलता है अमाइनो एसिड, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लिख दो। ठीक है, ये आपको मिलती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 कह रहे हैं डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ। तो डीएनए हमारा कौन सी रिपीटिंग यूनिट होती है डीएनए में, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं रिपीटेड यूनिट में, ये रिपीट होते रहते हैं और डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें आपके नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं, एडेनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और थाइमिन हो गया, और यूरेसिल हो गया। ये नाइट्रोजनस बेसिस में आते हैं। यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं होता। ठीक है, और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो हमारा प्यूरिन होता है, प्यूरिन हमारे टोटल प्यूरिन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं टोटल प्रिमिडिन के। ठीक है, तो जैसे A + G = C + T, T + U ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं, और थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता है। अगर आपको लंबे ऐसे समझाने वाले चाहिए तो मैं लंबे ही आपको समझाने वाले ही आपके लेके आऊँगी। बाय।